हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटवार मैथमेटिक्स। तो आज हम एब्स्ट्रैक्ट जो अलजेब्रा है उसकी फर्स्ट यूनिट जो हमने स्टार्ट की थी उसका आज ये लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें कुछ बची हुई थ्योरम्स हैं और एग्जांपल्स हैं, उनको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। स्टार्ट करते हैं आज एक थ्योरम से। तो देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एक चक्रीय समूह का उपसमूह चक्रीय होता है, यानी कि एक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है और वो ग्रुप कैसा है, साइक्लिक चक्रीय ग्रुप है। अब क्या करना है, उसका उपसमूह, हमें उसका एक उपग्रुप लेना है और उस उपग्रुप को हमें चक्रीय प्रूफ करना है। ये इस थ्योरम में हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ग्रुप लेंगे, उसको हम चक्रीय ग्रुप लेंगे, फिर इसका एक उपग्रुप लेंगे और उसे चक्रीय बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके प्रूफ को। सबसे पहले माना जी हमने एक ग्रुप ले लिया और जी क्या है, एक चक्रीय ग्रुप है। तो चक्रीय ग्रुप है तो ये किसी न किसी एक एलिमेंट से क्या होगा, जनरेट होगा। तो ए हमने इसका जनरेटर ले लिया और चक्रीय ग्रुप को हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं, जहाँ पर ये जो इस कोष्टक के अंदर जो होता है वो इसका क्या होता है, जनक होता है। तो हमने जी बराबर ये ले लिया, ये एक चक्रीय ग्रुप है और ए इसका क्या ले लिया, हमने जनक ले लिया। अब हम इसका एक क्या लेंगे, उपग्रुप। तो अब माना एच जो है वो जी का क्या है, उपग्रुप है। एच हमने क्या ले लिया, जी का उपग्रुप ले लिया। अब हमें बस ये दिखाना है कि जो एच है वो इसका चक्रीय ग्रुप है। तो अब हम एच की कंडीशन लेते हैं कि एच क्या क्या हो सकता है। यदि हम कोई भी ग्रुप लें जी, अब इसके जो उपग्रुप होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक तो या तो ये जी खुद एक उपग्रुप हो इसका, दूसरा एक इसका आइडेंटिटी। और इन दोनों के अलावा जो बच गए वो जो होते हैं वो इस ग्रुप जी के प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं। और ये जो होते हैं, एक तो खुद वो ग्रुप जी और एक इसके जो आइडेंटिटी जो तत्समक अवयव होता है उसका ग्रुप, और एक ग्रुप जी खुद, ये इसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। और इन दोनों के अलावा जो बचे हुए सब ग्रुप हैं वो इसके प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। तो पहले अगर इसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो, यानी एच जो हमारा उपग्रुप है वो या तो जी हो या आइडेंटिटी हो, उसके लिए प्रूफ करते हैं। और फिर उसके बाद में हम इन दोनों के अलावा अगर इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है तो फिर हम उसके लिए प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने माना है कि यदि एच बराबर जी हो या फिर एच बराबर क्या हो, उसका तत्समक अवयव का सब ग्रुप हो। अगर ये दोनों हो, जहाँ पर ई क्या है, ई तत्समक अवयव है, तब स्पष्ट है एच एक चक्रीय ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि जो चक्रीय ग्रुप होता है, अगर हमारा उसका सब ग्रुप वो ग्रुप खुद ही है, यानी एच और जी बराबर ही है, तो जी को तो हमने चक्रीय ग्रुप माना ही है, तो जी के बराबर ही हमारा एच है। तो इसका मतलब एच भी हमारा क्या हो जाएगा, चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। और अगर एच बराबर क्या है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी वाला तो जो सब ग्रुप होता है वो चक्रीय ग्रुप होता ही है। तो अगर हम इसका सब ग्रुप जो उपग्रुप है वो या तो जी लें या फिर आइडेंटिटी लें, तो इन दोनों केस में वो क्या हो जाएगा, चक्रीय ग्रुप अपने आप स्पष्ट जो है वो हो जाएगा। यानी ये तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। अब हम इन दोनों के अलावा लेंगे। अब माना जो एच है ना वो जी का एक प्रॉपर सब ग्रुप है। प्रॉपर सब ग्रुप मतलब जी और आइडेंटिटी इन दोनों को छोड़ के इनके अलावा कोई और इसका क्या है, सब ग्रुप है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये साइक्लिक होगा या नहीं। तो अब इस कंडीशन में इसको साइक्लिक प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो H है वो सबसेट है G का, इसलिए H का प्रत्येक अवयव एक ही घात के रूप में होगा। अब देखिएगा G हमारा क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप का जो इसका जो जनरेटर है वो क्या होगा, A होगा। जैसे जो हमारा ग्रुप G है वो क्या है, इस तरीके से साइक्लिक ग्रुप है, यानी A इसका क्या है, जनरेटर है। तो इसका मतलब ये ए की पावर के रूप में होगा, ए की पावर 1, ए की पावर 2 डॉट डॉट डॉट
ए की पावर -1 ए की पावर -2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से होगा। और जो H है वो हमारा क्या है, G का सब ग्रुप है। तो इस H के जो एलिमेंट है वो कहाँ से आएंगे, G से ही तो आएंगे। तो इसका मतलब जो H में एलिमेंट होंगे वो इनमें से ही तो कोई एलिमेंट होगा। तो यहाँ से ये सारे एलिमेंट क्या हैं, ए की पावर के रूप में। तो जो H के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी ए की पावर के रूप में ही होंगे। तो यहाँ पर यही बोला है कि H हमारा G का क्या है, सबसेट है। इसलिए H का जो प्रत्येक अवयव है प्रत्येक अवयव है वो ए की घात के रूप में होगा। अब हमने माना m न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए की पावर m बिलोंग कर रहा है H में। तो इसमें जो H है इसके अंदर टोटल एलिमेंट ए की पावर के रूप में होंगे। तो हमने कोई भी एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक कम से कम लिया है कि मिनिमम से मिनिमम ये m ऐसा धनात्मक पूर्णांक होगा कि इसकी ए की पावर m करें तो वो हमारा H में बिलोंग कर जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक और एलिमेंट लेंगे ए की पावर s, वो हम H का कोई स्वेच्छ अवयव चुन लेते हैं। यानी एक तो हमने लिया है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक वाला ए की पावर में m करके वो एलिमेंट लिया है, और एक स्वेच्छ अवयव हमने ए की पावर s H के अंदर लिया है। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि m है वो हमने क्या लिया है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम विभाजन कलन विधि लगाएंगे। तो इस S के अंदर विभाजन कलन विधि लगाएंगे क्योंकि m क्या है, न्यूनतम है। तो ये S कन्फर्म इस m से तो क्या होगा, बड़ा ही होगा, क्योंकि m हमने छोटे से छोटा लिया है। तो S को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, S बराबर MQ प्लस R, क्योंकि अगर कोई भी बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम यहाँ पर S बराबर हम ले लेते हैं 11 और m बराबर अगर 5 है, तो हम इस S को 11 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 5 प्लस 1, यानी 5 के गुणांक के रूप में, और फिर यहाँ पर शेषफल आएगा। तो 5 दूनी 10 और 1 11, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जहाँ पर ये और ये क्या होते हैं, ये तो इसका भागफल होता है और ये हमारा शेषफल होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, एक पूर्णांक संख्या होती हैं। और दूसरी चीज़, जो ये जो शेषफल बचता है वो हमारा इससे क्या होता है, 5 से कम होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि जो S है उसको हम MQ प्लस R के रूप में लिख देंगे, जहाँ पर जो ये हमारा Q और R है वो एक पूर्णांक है, और R जो है शेषफल, उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी, पर जो M है उससे क्या होगी, यहाँ पर छोटी होगी। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम R की वैल्यू निकालते हैं। R बराबर क्या आ जाएगा, S माइनस का MQ। अब यहाँ पर हम A की पावर निकालते हैं, तो ये आएगा A की पावर R बराबर A की पावर S माइनस का MQ। दोनों को हमने A की पावर में ले लिया है। अब यहाँ पर जो H है हमारा वो G का एक उपग्रुप है, तो इसका मतलब उपग्रुप है तो ये खुद भी एक क्या है, ग्रुप है। अब इसमें हम H के अंदर कुछ ग्रुप की प्रॉपर्टीज काम में लेंगे। यानी कि हमने कोई एक एलिमेंट लिया A की पावर S, वो H में बिलोंग कर रहा है। एक दूसरा एलिमेंट लिया A की पावर M, वो भी H में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से A की पावर S बिलोंग कर रहा है H में, तो A की पावर माइनस M भी H में बिलोंग करेगा, क्योंकि मैंने बताया कि H है वो G का उपग्रुप है, तो ये खुद भी एक ग्रुप है। और ग्रुप के अंदर अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसका प्रतिलोम जो होता है, उसका जो इन्वर्स होता है वो भी इसमें बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर A की पावर माइनस M भी इसमें बिलोंग करेगा। अब हम क्या करेंगे कि जो अगर A की पावर S हमारा H में बिलोंग कर रहा है, A की पावर माइनस M भी H में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी अगर हम पावर करें, यानी उस एलिमेंट को खुद से अगर हम संक्रिया करवाएंगे तो वो एलिमेंट भी हमारा ग्रुप में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम इसको खुद से अगर क्यों बार संक्रिया कराएं, यानी इसकी पावर अगर हम क्यों करें तो वो भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज है, ये हमारा H में बिलोंग करेगा। अब यहाँ से हम A की पावर S हमारा H में बिलोंग कर रहा है, और A की पावर ये आ जाएगा माइनस का M और Q से मल्टीप्लाई होकर A की पावर माइनस का MQ आ जाएगा। ये दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, H में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर कोई ग्रुप है H, उसके अंदर एक ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और एक ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों एलिमेंट को अगर आपस में संक्रिया करवाएंगे तो वो भी हमारे ग्रुप H में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से A की पावर S डॉट A की पावर माइनस MQ भी इसमें बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा A की पावर S है वो भी H में बिलोंग कर रहा है,
और ए की पावर माइनस का जो एम क्यू है वो भी एच में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ए की पावर एस डॉट ए की पावर माइनस एम क्यू भी हमारा क्या करेगा, एच में बिलोंग करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर नीचे अगर सेम हो तो ऊपर जो घातें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो ये एस और इसको ऐड करेंगे तो माइनस का एम क्यू, ये हमारा किस में बिलोंग करेगा, एच में। तो यहाँ से ये आ जाएगा ए की पावर एस माइनस का एम क्यू किस में बिलोंग करेगा, एच में। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी ये ए की पावर एस माइनस का एम क्यू हमारे किस में बिलोंग कर गया, एच के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हमने एस माइनस एम क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ए की पावर एस माइनस एम क्यू की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, ए की पावर आर। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये ए की पावर एस माइनस जो एम क्यू है उसकी जगह हम रख देंगे ए की पावर आर, ये बिलोंग कर रहा है एच में। और आर जो था वो हमारा क्या था, जीरो या जीरो से बड़ा था और एम से छोटा, जो हमने यहाँ पर इसकी कंडीशन यूज में ली थी कि आर की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है और एम से छोटी है। और यहाँ पर एम जो हमारा था वो क्या था, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक था। तो यहाँ पर हमारा ए की पावर आर हमारा एच के अंदर बिलोंग कर रहा है और आर हमारा क्या है, एम से छोटा। लेकिन हमने जो ए की पावर एम लिया था जो एच में बिलोंग कर रहा था, यहाँ जो एम लिया था वो हमने न्यूनतम से न्यूनतम लिया था कि एम वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए ए की पावर एम हमारा एच में बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और मिल गया, एच के अंदर एक और ऐसा एलिमेंट हमें प्राप्त हो रहा है जो एच में बिलोंग कर रहा है और ए की पावर के रूप में ही है, और वहाँ पर जो पावर है और ये जो हमारी पावर है वो क्या है, एम से छोटी है। तो इसका मतलब अगर कोई भी संख्या जो छोटी से छोटी संख्या थी एम, अगर वो एम से क्या है, छोटी है, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, या तो वो एम होगी या फिर जीरो होगी, क्योंकि न्यूनतम से न्यूनतम जो धनात्मक पूर्णांक है वो तो हमने एम ही माना है। तो एम से छोटा अगर कुछ मिलता है तो वो या तो एम ही होगा, और अगर वो एम नहीं है तो वो सीधा जीरो होगा। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, जीरो। इसलिए ए की पावर आर बिलोंग कर रही है एच में। ये ओनली और ओनली तभी संभव होगा जब आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब आर की वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं तो जो हमारी वो कंडीशन थी एस बराबर एम क्यू प्लस आर, इसमें अगर आर की वैल्यू हम जीरो लेते हैं तो एस बराबर क्या आ जाएगा, एम क्यू। तो यहाँ पर हमारी जो है आर की वैल्यू जीरो आ गई, अर्थात एस बराबर हमारा क्या आ गया, एम क्यू आ गया। परंतु ए की पावर एस एच का स्वेच्छ अवयव है। अब ए की पावर जो एस लिया था वो तो हमने एच का स्वेच्छ अवयव लिया था, और एक हमने ए की पावर एम जो लिया था वो एच का अवयव लिया था। तो यहाँ पर ए की पावर एस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर एस, एस की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, एम क्यू, तो हमने इसको एम क्यू लिख दिया। तो यहाँ से हम इसको ए की पावर एम की होल पावर क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे लिखने पर हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो ए की पावर एस है उसको हम ए की पावर जो एम जो हमारा एलिमेंट था उसकी पावर के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर ए की पावर एस हमारा क्या था, स्वेच्छ अवयव था। तो इसका मतलब जो एच उपग्रुप है उसके प्रत्येक अवयव को हम ए की पावर एम जो है उस अवयव की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो चक्रीय ग्रुप हो गया। तो फलतः एच का प्रत्येक अवयव ए की पावर एम की कोई घात है, अतः जो एच है वो क्या हो गया, एक चक्रीय ग्रुप हो गया, और जिसका जो जनक है, जनरेटर है, वो क्या है, ए की पावर एम आ गया। तो हम इस एच को इस प्रकार से लिख सकते हैं कोष्टक में ए की पावर एम, जो जी का क्या है, उपग्रुप है, और ये क्या है, चक्रीय ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब जी का जो प्रत्येक उपग्रुप होता है वो क्या होगा, चक्रीय होगा। तो सिंपल सी थ्योरम थी जिसके अंदर हमें चक्रीय ग्रुप के उपग्रुप को चक्रीय प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप लिया, उसका ए जनरेटर लिया, उसका जनक लिया, फिर उसका एक हमने सब ग्रुप लिया। उस उपग्रुप की दो कंडीशन बनी, अगर वो उपग्रुप वो जी खुद या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये तो दोनों केस में क्या हो जाएंगे, चक्रीय हो जाएंगे।
और दूसरी चीज़, अगर इन दोनों के अलावा कोई है यानी कि उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है तो फिर उसे हमने सब ग्रुप प्रूफ, उसको हमने साइक्लिक ग्रुप प्रूफ कर दिया। साइक्लिक प्रूफ करने के लिए उसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये हमारा एच जी का सबसेट है तो इसका मतलब जी हमारा क्या है, साइक्लिक है, और इसका जनरेटर क्या है, ए, यानी जी के हर एलिमेंट ए की पावर के रूप में है। तो ये एच के एलिमेंट भी कहाँ से आएंगे, जी से ही आएंगे। तो इसका मतलब जो एच है उसका भी प्रत्येक अवयव ए की घात के रूप में ही होगा। फिर हमने एम एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ले लिया और वो इस प्रकार लिया कि ए की पावर एम हमने एच में बिलोंग कर रहा है। इसको हम इसका क्या दिखाएंगे, जनक दिखाएंगे, यानी इसको ये जो एच है उसको हम ए की पावर एम से जनरेट करके दिखाएंगे और यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लेंगे ए की पावर एस। फिर हम इस एस और एम के अंदर क्या लगाएंगे, विभाजन कलन विधि लगाएंगे। एस को हम लिख देंगे एम क्यू प्लस आर में, जो आर होता है वो 0 से बड़ा एम से छोटा होगा। यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, ए की पावर आर बराबर ए की पावर एस माइनस एम क्यू हो गया। अब जो एच है वो जी का उपग्रुप है तो यहाँ से दो एलिमेंट लिए, ए की पावर एस एच में बिलोंग कर रहा है, एम एच में बिलोंग कर रहा है। अगर ए की पावर एम अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका जो इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, इन्वर्स बिलोंग कर रहा है तो इसकी पावर भी इसमें बिलोंग करेगी। और अगर दो एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमारा ए की पावर एस माइनस एम क्यू एच में बिलोंग कर जाएगा। अब एस माइनस एम क्यू जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी आर, तो ए की पावर आर हमारा एच में बिलोंग कर जाएगा। हमने तो ए की पावर एम को एच में बिलोंग कर माना था, जहाँ पर एच क्या था, जहाँ पर एम हमारा वो धनात्मक पूर्णांक था। इससे छोटा कोई पूर्णांक होगा ही नहीं कि जिसकी पावर हमारी एच में बिलोंग करे। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये ए की पावर आर बिलोंग कर रहा है जहाँ आर क्या है, एम से छोटा है। तो इसका मतलब आर की ये दो कंडीशन है, या तो ये एम से छोटा है या 0 से बड़ा है, यानी कि यह 0 है ये। तो ये छोटा तो होगा नहीं, ये सीधा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलता है कि आर बराबर क्या होगा, 0। तो ये हमारा एस बराबर एम क्यू आ जाएगा। और जो हमने स्वेच्छ एलिमेंट ए की पावर एस लिया था उसको हम ए की पावर एस की जगह एम क्यू पुट कर देंगे और ये आ जाएगा ए की पावर एम की होल पावर क्यू। यानी इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है उसको हमने ए की पावर जो एम है उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया है। तो ये हमारा क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप हो गया और ये जी का उपग्रुप था। अतः जो जी है उसका प्रत्येक उपग्रुप क्या होगा, चक्रीय होगा। तो इस तरीके से ये जो थ्योरम है हमारी कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम को। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूढ़ का मतलब होता है एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या होती है उसको हम रूढ़ बोलते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूढ़ यानी अभाज्य संख्या कोटि वाला प्रत्येक ग्रुप एक चक्रीय ग्रुप होता है। यानी कोई भी ग्रुप जिसकी कोटि, जिसका ऑर्डर, जिसका गुणांक एक अभाज्य संख्या हो तो वो एक साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय ग्रुप होगा। अगर किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर है, कोटि है, अभाज्य संख्या है तो वो एक चक्रीय ग्रुप होता है। ये हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो देखिएगा सिंपल सी थ्योरम है बट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम मानेंगे जी एक परिमित ग्रुप है तथा जी का गुणांक एक अभाज्य संख्या p है। यानी सबसे पहले हमने एक ग्रुप लिया, उस ग्रुप का जो ऑर्डर है, उस ग्रुप की जो कोटि है वो हमने एक अभाज्य संख्या मानी है p। सबसे पहले हमें यही करना था कि कोई भी ग्रुप जिसकी जो कोटि है वो अभाज्य संख्या है, तो हमने एक ग्रुप जी ले लिया और इसकी जो कोटि है, गुणांक है, वो एक अभाज्य संख्या p है। अब हमें प्रूफ करना है कि जी क्या है, एक चक्रीय ग्रुप है। तो अब हम इसको चक्रीय ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा। अब चूंकि p एक अभाज्य संख्या है, हमारी p क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि पहला तो ये जो p है ना, ये 1 से बड़ी होगी। सबसे पहली बात, ये एक अगर अभाज्य संख्या है तो ये 1 से बड़ी होगी, 2, 3, 4 इस तरीके से। दूसरे नंबर पे 1 तथा p के अतिरिक्त, यानी 1 और p वो जो संख्या खुद, इनके अलावा p का कोई और धनात्मक भाजक नहीं होगा। यानी वो संख्या, कोई भी ऐसी संख्या लें जो 1 से तो बड़ी हो और उसे 1 और p बस इन दो का ही भाग जाता हो, इन दो के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो, तो वो क्या होती है, एक प्राइम नंबर होती है। जैसे हम लें यहाँ पर 3 लें,
P बराबर लें 3, तो जो 3 है वो हमारा 1 से तो बड़ा है। दूसरा 3 के अंदर सिर्फ या तो 1 का भाग जा रहा है और या फिर इस 3 खुद का भाग जा रहा है, इसके अलावा इस 3 में किसी और का भाग नहीं जा रहा है। तो 3 क्या हो जाएगी, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये होती है प्राइम नंबर जो 1 से बड़ी होती है, जिसमें खुद और 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का नहीं जाता है। अब देखिएगा, चूँकि g का गुणांक एक अभाज्य संख्या p है, देखिएगा g की जो कोटि है वो हमने क्या मानी है, एक प्राइम नंबर मानी है, p मानी है, इसलिए g में कम से कम 2 अवयव होंगे। तो जो g है उसमें कम से कम 2 अवयव होंगे। कैसे? क्योंकि g का गुणांक क्या होता है, कोटि, कोटि मतलब उसके अंदर टोटल एलिमेंट। तो g के अंदर जो अवयव होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, और प्राइम नंबर क्या होता है, 1 से तो बड़ा ही होगा, या तो वो 2 होंगे या 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, इस तरीके से होंगे, 1 तो कभी नहीं होंगे ना। तो कम से कम क्या होंगे, 2 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, p। तो प्राइम नंबर क्या होगा, मिनिमम 2 होगा, तो 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर कम से कम 2 अवयव होंगे, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ अभी तक इतना पता लगा है कि यहाँ पर 2 अवयव, कम से कम 2 अवयव तो हैं। अतः एक ऐसा अवयव A का अस्तित्व होगा कि A G में बिलोंग कर रहा है, लेकिन A आइडेंटिटी के तत्समक अवयव के बराबर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 एलिमेंट है, ग्रुप है। तो ग्रुप है तो एक तो पक्का इसके अंदर तत्समक अवयव होगा ही होगा, एक हमारा तत्समक अवयव हो गया। अब इसमें मिनिमम 2 एलिमेंट हैं, तो दूसरा तत्समक के अलावा कोई एक एलिमेंट और ज़रूर होगा, तो वो हमने मान लिया A कि वो G के अंदर बिलोंग कर रहा है, और वो आइडेंटिटी के तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट आइडेंटिटी होगा, एक हमने A मान लिया, तो मिनिमम ये 2 अवयव तो उसमें होंगे ही होंगे। अब आगे देखते हैं, क्योंकि एक A बराबर नॉट इजिकल टू आइडेंटिटी, क्योंकि ये तत्समक अवयव के बराबर तो नहीं है, इसलिए ऑर्डर ऑफ A ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब यहाँ पर जो A है एलिमेंट, A अवयव है, इसका जो ऑर्डर है वो भी 2 या 2 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जो कोई एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट का ऑर्डर कैसे ज्ञात करते हैं कि उस एलिमेंट को उस खुद से कितनी बार संक्रिया करवाएं कि आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाएं। तो हम A की पावर 1 करेंगे, तो A की पावर 1 बराबर क्या आएगा, 1, तो A ही आ जाएगा। A की पावर 1 बराबर क्या आएगा, A, और A तो हमारा आइडेंटिटी के बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 तो हो नहीं सकता। फिर बात करते हैं 2 की, यानी A डॉट A का स्क्वायर करते हैं। अब हो सकता है A का स्क्वायर हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर वो हमें A स्क्वायर आइडेंटिटी यानी E के बराबर नहीं आता है, तो फिर हम उसको A डॉट A करेंगे, यानी A की क्यूब निकालेंगे। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है ना, वो या तो 2 होगा या फिर 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें यहाँ से ऑर्डर ऑफ A भी पता चल गया कि वो 2 या 2 से बड़ा होगा। उसके बाद में हम मानते हैं कि ऑर्डर ऑफ A m है, यानी उसका ऑर्डर है वो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, मान लेते हैं कि वो m है। तब h बराबर A को हम किसी सब ग्रुप H का जनरेटर लेते हैं, एक चक्रीय उपग्रुप G का है, यानी कि हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ A हमें मिल गया कि m है, फिर उसके बाद में हम जो ग्रुप G है उसका एक उपग्रुप मानते हैं H, और उसका जो जनक है, जो जनरेटर है, वो हम लेते हैं A को, यानी A से जनरेट होने वाला एक साइक्लिक जो ग्रुप है H लेते हैं, और उसको हम ग्रुप G का उपग्रुप मानते हैं। तब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H बराबर ऑर्डर ऑफ A बराबर m होगा, क्योंकि H क्या है, H को हमने क्या लिया है, एक साइक्लिक ग्रुप, और किससे जनरेट हो रहा है, A से जनरेट हो रहा है। तो जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसका ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है, तो ऑर्डर ऑफ H है वो ऑर्डर ऑफ A के बराबर होगा, और ऑर्डर ऑफ A हमने क्या माना है, m माना है। अब यहाँ पर हमने H को G का क्या माना था, उपग्रुप माना था, और H का ऑर्डर हमने हमारा निकल के आ गया, m आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, एक हमने थ्योरम पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, लाग्रांज थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई भी ग्रुप है
और एक उसका उपग्रुप है। तो जो ग्रुप का जो ऑर्डर होगा ना, उसको उपग्रुप का ऑर्डर हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप क्या है, जी, और उपग्रुप क्या है, एच। तो ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइम पी, और उपग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है, एम। तो इसका मतलब ये एम क्या है, पी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी एम के अंदर पी का भाग जाएगा। तो इस थ्योरम से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि एम पी का भाजक होना चाहिए। भाई इस थ्योरम, ये थ्योरम तो यही बोलती है कि इसका जो उपग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी एम पी को, यहाँ उपग्रुप का ऑर्डर पी है और उपग्रुप का जो ऑर्डर है वो एम है और ग्रुप का ऑर्डर है वो पी। तो इसका मतलब ये एम है वो पी को डिवाइड करना चाहिए। लेकिन परंतु p एक अभाज्य संख्या है, p तो एक प्राइम नंबर है, जैसे 3, 5, 7, 11, इस तरीके से p एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर को तो कोई डिवाइड करता ही नहीं है, या तो 1 का भाग जाएगा या फिर p का भाग जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये p हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और m हमारा क्या है, 2 से बड़ा है, क्योंकि m की जो वैल्यू है हमने निकाली थी, ऑर्डर ऑफ a जो है वो 2 या 2 से तो क्या होगा, बड़ा ही होगा, और हमने इसका ऑर्डर m माना था, तो m क्या होगा, 2 होगा, या फिर 2 से तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये एक तो है नहीं, और जो p है प्राइम नंबर, प्राइम को डिवाइड करेगा या तो 1, और या फिर ये खुद p, और m क्या है, उपग्रुप का ऑर्डर, और उपग्रुप जो है वो ग्रुप को हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब p को डिवाइड करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है कि इस m की वैल्यू p हो, यानी कि m बराबर क्या होना चाहिए, हमारा p होना चाहिए। यानी कि एक हमारा ग्रुप g है जिसका ऑर्डर है प्राइम नंबर p, एक इसका उपग्रुप h है जिसका ऑर्डर है m, और m हमारा 2 या 2 से क्या है, बड़ा है। और थ्योरम क्या बोलती है कि ऑर्डर ऑफ g को ऑर्डर ऑफ h हमेशा डिवाइड करेगा ही, यानी p के अंदर m का भाग जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पर p प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में या तो भाग जा सकता है 1 का, या फिर इसमें भाग जाएगा खुद p का। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही कंडीशन बनती है। तो एक तो m की वैल्यू को या तो 1 ले सकते हैं या फिर p ले सकते हैं, बस 2 ही कंडीशन है। अब 1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि m की वैल्यू हमने अभी प्रूफ की है कि ये 2 या 2 से बड़ा होगा, तो ये वाली कंडीशन तो होगी नहीं। तो इसका मतलब m जो है उसकी वैल्यू p ही हो सकती है, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ से क्या आता है, m बराबर p। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि m की वैल्यू क्या है, p है, और m हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ h, यानी कि जो इसका हमने उपग्रुप लिया है उसका ऑर्डर क्या होगा, m बराबर p, यानी खुद ग्रुप के ऑर्डर के ये बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा उपग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ h बराबर ऑर्डर ऑफ g हो जाएगा। और h क्या है, हमारा साइक्लिक है, हमने यहाँ पर h को क्या लिया है, एक चक्रीय ग्रुप लिया है, तो इसका मतलब h के बराबर g है, तो g भी हमारा क्या हो जाएगा, चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ गया, h के बराबर आ गया g, और h हमारा एक चक्रीय ग्रुप है तो g भी एक चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमारी ये थ्योरम है ये कंप्लीट होती है, जिसमें हमें कोई ग्रुप लेना था, अभाज्य संख्या उसकी क्या थी, कोटि थी, तो वो हमेशा ही क्या होगा, चक्रीय ग्रुप होगा। यानी कि ऐसा ग्रुप जिसकी कोटि क्या हो, अभाज्य संख्या 2 हो, 3 हो, 5 हो, 11 हो, 13 हो, इस तरीके से अगर किसी ग्रुप की कोटि या ऑर्डर है तो वो हमेशा ऑलवेज वो चक्रीय ग्रुप होगा। तो प्रूफ सिंपल सा था, एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि जी को हमने परिमित ग्रुप लिया था, उसका ग्रुपांक है वो एक प्राइम नंबर हमने p लिया, हमें सिद्ध करना था कि जी एक क्या है, चक्रीय ग्रुप है। तो जो p हमने प्राइम नंबर लिया था उसका मतलब होता है कि जो p की वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी होगी, और p को या तो 1 डिवाइड करेगा या p डिवाइड करेगा, इसके अलावा किसी और का उसमें भाग नहीं जाएगा। अब g का जो ग्रुपांक था वो एक अभाज्य संख्या था, इसलिए g में कम से कम जो हैं 2 अवयव तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है प्राइम नंबर जो हमारा होता है, इसका जो ऑर्डर है वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होता है, तो इसमें मिनिमम से मिनिमम 2 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। फिर हमने एक एलिमेंट ए ऐसा लिया जो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है,
अब वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, एक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक की पावर एक करेंगे तो वो ए ही आएगा, और उसका वो जो है ना पावर करने के बाद में आइडेंटिटी के बराबर आएगा तो वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। यानी ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी आ जाता है तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या होता है, एन होता है। यानी जितनी पावर करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है तो उसका ऑर्डर वही, वो जितनी पावर होती है वो उसका ऑर्डर होता है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू ई के बराबर नहीं है, तो अगर हम ए की पावर 1 करें तो यहाँ से ए की पावर 1 बराबर ए ही आएगा, और ए तो हमारा आइडेंटिटी के बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए एक तो हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं 2 की, ए स्क्वायर जो है वो हमारे आइडेंटिटी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल कंडीशंस नहीं दी गई है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ये आइडेंटिटी के बराबर होगा या नहीं। अगर इसके बराबर हुआ तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए बराबर आ जाएगा हमारा 2। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो फिर हम बात करेंगे ए की क्यूब की, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए है वो 2 या 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ जो ए है वो 2 या 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। हमने ऑर्डर ऑफ ए को मान लिया एम है, तो इसका मतलब एम की जो कंडीशन है वो क्या है कि एम की वैल्यू 2 होगी या फिर 2 से क्या होगी, बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। फिर हमने जी ग्रुप का एक एच उपग्रुप लिया और उसको हमने साइक्लिक ग्रुप लिया, चक्रीय ग्रुप लिया, और उसका जो जनक है, जो जनरेटर है, वो हमने ए को माना। तो इसका मतलब जो हमारा एच का जो ऑर्डर होगा वो किसके बराबर होगा, इसके जनक के ऑर्डर के बराबर, और जनक जो है इसका ए है तो ए का ऑर्डर एम है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या होगा, एम होगा। अब हम इसमें लगाएंगे लाग्रांज थ्योरम। लाग्रांज थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी ग्रुप जी, उसका अगर उपग्रुप एच है तो वो ग्रुप जी के ऑर्डर को, जो उपग्रुप का ऑर्डर है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जी का जो ऑर्डर है वो है प्राइम नंबर p, और h का ऑर्डर है वो क्या है, m, तो p को m क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो लाग्रांज थ्योरम से जो m है वो p का क्या होगा, भाजक होगा। लेकिन p तो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के तो भाजक सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो 1 या फिर वो प्राइम खुद। तो इसका मतलब अगर m इसका भाजक है तो m या तो 1 होगा या फिर वो प्राइम नंबर p होगा। तो 1 तो ये हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 2 या 2 से बड़ी, तो फिर क्या बच गया, ये p ही हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से m बराबर आ जाएगा p, और m और p अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जो h है वो भी क्या हो जाएगा, प्राइम के बराबर, मतलब ये दोनों h और g बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से h है वो g के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब h एक चक्रीय ग्रुप है और ये g के बराबर है, तो इसका मतलब g भी क्या हो जाएगा, एक चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। अतः कोई भी अगर ग्रुप है और जिसकी जो कोटि है वो अगर अभाज्य संख्या है तो वो एक चक्रीय ग्रुप होगा। तो इस तरीके से ये थ्योरम है, ये हमारी कंप्लीट होती है। ये दोनों थ्योरम है, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इनको अच्छे से कर लेना। आई होप ये अच्छे से समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी स्टेप में कोई समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके बता देना। यहाँ तक हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट क्लियर होती है। मैंने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ तक कि हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी जो फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है ये इससे बाहर नहीं होगा। कंप्लीट जो फर्स्ट यूनिट है वो मैंने करवा दी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट की मैंने कंप्लीट की प्लेलिस्ट बना दी है जो आपको चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगी हों और जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ इन क्लासों को और ये जो प्लेलिस्ट है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड यूनिट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।